नोट लिखना था, इसको लिखिएगा नोट। चलिए बच्चे आज की क्लास शुरू करते हैं। नोट लिखना है आज हम लोगों को। कल हमने बताया था, क्या बताया था बच्चे, कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जैसा कि बच्चे हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो कभी कभी एक वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो किनको पहले लिखना है, ठीक ना? तो लिखेंगे नोट। यदि वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट, यदि वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट, कोष्टक में लिखिएगा इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। यदि वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट, कोष्टक में इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, दोनों एक साथ आते हैं तो, दोनों एक साथ आते हैं तो बच्चे उनमें से किसी को भी पहले लिखा जा सकता है। यदि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आए तो उनमें से किसी को भी पहले लिखा जा सकता है। ठीक बच्चे, सुनिए ध्यान से। कभी कभी एक वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो आप क्या करेंगे, उनमें से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है। पैराग्राफ चेंज करिएगा। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो उनके बीच किसी प्रीपोजिशन, उनके बीच किसी प्रीपोजिशन, कोष्टक में लिखिएगा संबंध सूचक अव्यय। उनके बीच किसी प्रीपोजिशन, कोष्टक में लिखेंगे संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। उनके बीच किसी प्रीपोजिशन, कोष्टक में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। ओके? लेकिन, किंतु, परंतु ये वही लिखे जाए। लेकिन यदि, नहीं बोलो बच्चे, लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो उनके बीच प्रीपोजिशन टू ऑब्लिक फॉर, उनके बीच प्रीपोजिशन टू ऑब्लिक फॉर का प्रयोग अवश्य होता है। उनके बीच प्रीपोजिशन टू ऑब्लिक फॉर का प्रयोग अवश्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, फिर देखते हैं एग्जाम्पल। ध्यान दीजिएगा बच्चे, कभी कभी क्या होता है कि एक वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक ना? बस एक चीज़ ध्यान दिया जाता है कि यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो इनके बीच किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो उनके बीच प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू या फार। अब टू या फार लगता है बच्चे, तब जानना है कि टू कब लगाएंगे और फार कब लगाएंगे। तो देखिएगा, हिंट में लिख लीजिएगा, टू का प्रयोग तब करेंगे बच्चे जब से या को का भाव आएगा। क्या लिखेंगे, टू। और फार का प्रयोग तब करेंगे जब के लिए का भाव आएगा। यस, नोट करें। एग्जाम्पल जैसे बच्चे ताकि इधर कहा जाए, वह
वह मुझे कलम दिया, वह मुझे कलम दिया। ध्यान दीजिए बच्चे, दिया था कि किसे, ऑब्जेक्ट है ना, क्या क्या दिया, ऑब्जेक्ट है बच्चे, है ना। अब ये इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से बच्चे, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, वह कलम मुझको दिया, वह कलम मुझको दिया, कोई दिक्कत है बताइए। तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, एंड ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट। अब ट्रांसलेशन बनाएंगे बच्चे, इसका देखिए क्या होगा, वह मुझे कलम दिया, ही कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में सूचना दे रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है क्रिया का, ही गेव मी अ पेन, ये भी सही है। वह कलम मुझको दिया, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे ही गेव अ पेन। अगर मी लिखेंगे तो गलत है सेंटेंस, क्योंकि प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको। ही गेव अ पेन टू मी, अब ये क्या हो गया सर जी, इसमें इनडायरेक्ट मुद्दे को इनडायरेक्ट निकल होता है, किसे किस से इनडायरेक्ट मिलता है, जो सजीव होता है, जिस पर सीधा प्रभाव न पड़े वो इनडायरेक्ट होगा, और जिस पर सीधा प्रभाव पड़े, ठीक है, नोट करिए बच्चे। तो बच्चे ये हमारा ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चालू करेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के बाद हम लोग चालू करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, हमारा कलर में रखो ओके। कीप साइलेंट। देखिए बच्चे, ध्यान से पहले समझेंगे। जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे तो अफर्मेटिव का रूल लिखवाएंगे। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्या, कॉम्प्लीमेंट ना बच्चे। सुनिए ध्यान से। तो क्या बताइए बच्चे, आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाए हो कि नहीं पढ़ाए हो? सब्जेक्ट पढ़ा दिए, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दिए, मेन वर्ब पढ़ा दिए, ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए। अब बचा है क्या हमारा, जब इतना सब जान जाएंगे तब ना ट्रांसलेशन बनाएंगे, आराम से बनेगा। देखिए बच्चे, तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, देखिए कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, द वर्ड दैट कम्स आफ्टर अ वर्ब और एन ऑब्जेक्ट एंड completes द सेंस ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द जो किसी क्रिया या कर्म के बाद आता है और वाक्य के भाव को पूरा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पूरक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जैसे बच्चे मैं बोल दूं कि, सुनिए ध्यान से, मैं कह दूं कि ही इज, बताइए वाक्य पूरा है, ही इज व्हाट, हम बोल रहे ही इज अ टीचर, पूरा, ठीक है। मैं बोल दूं बच्चे कि ही वॉक्स, वो टहलता है, पूरा है। मैं बोल दूं कि ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है, बाकी पूरा हो कि नहीं, तो यही कॉम्प्लीमेंट होता है। चलिए देखते हैं, द वर्ड दैट कम्स आफ्टर अ वर्ब और an object and completes लिखेंगे, and completes the sense of a sentence is called complete. Hey, why you are talking in the class? वह शब्द जो किसी क्रिया या कर्म, वह शब्द जो किसी क्रिया या
कर्म के बाद आता है और वाक्य के भाव को पूर्ण करता है, मतलब पूरा करता है। वह शब्द जो किसी क्रिया या कर्म के बाद आता है और वाक्य के भाव को पूर्ण करता है, वाक्य के भाव को पूर्ण करता है, कॉमा पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अब सुनिए बच्चे, पूरक को कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, क्रिया में किसे किसको क्या लगा लीजिए, अगर उत्तर में मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट ना। जैसे देखा जाए कैसे, अरे बाबू शांत रहिए। मैं कहूँ बच्चे, वह सुबह में टहलता, वह सुबह में अपना पाठ या करता है। वह सुबह में टहलता है। सुनिए बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो लिखेंगे कि ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। सुनिएगा पहले ध्यान से, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है। कौन टहलता है? वह। तो कौन किसने से क्या मिलता है हमको? सब्जेक्ट। ये किसी एक्शन को बतला रहा है तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब होगा बच्चे। अब बताइए किसे टहलता है? मिला। किसको टहलता है? मिला। क्या टहलता है? मिला नहीं मिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इन द मॉर्निंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या बच्चे? कॉम्प्लीमेंट। रुकिएगा, क्रिया के बाद आ रहा है कि नहीं? क्रिया के बाद भी आ सकता है और कर्म के बाद भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों साथ आए ना बच्चे, तो कॉम्प्लीमेंट को हमेशा अंत में लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकता है। जैसे नीचे कह रहा है बच्चे कि वह सुबह में अपना पाठ याद करता है, तो लिखेंगे कि ही लर्न्स। ही के साथ अपना कह दीजिए हिज होगा ना, हिज लेसन इन द मॉर्निंग। सुनिएगा ध्यान से, कौन याद करता है? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? मेन वर्ब। क्या याद करता है? ऑब्जेक्ट। किसे याद करता है? नहीं मिला। किसको याद करता है? नहीं मिला। क्या याद करता है? नहीं मिला। तो इन द मॉर्निंग क्या होगा? कंप्लीमेंट। तो बताइए बच्चे, परिभाषा लिखवाए थे ना, द वर्ड दैट कम्स आफ्टर अ वर्ब और एन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट्स द सेंस ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। वह शब्द जो किसी क्रिया या कर्म के बाद आता है, क्रिया के बाद और कर्म के बाद आता है और वाक्य के भाव को पूर्ण करता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? कंप्लीमेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए। एक बच्चे आप लोग नोट लिखेंगे, एक नोट लिखिए। लिखिएगा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आया था ना कल। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द सदैव कॉम्प्लीमेंट होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द सदैव कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे बच्चे देखिएगा ध्यान से, ही इज अ स्टूडेंट। तो ही क्या है बच्चों? प्रोनाउन। प्रोनाउन है ना। और स्टूडेंट क्या है? नाउन। तो प्रोनाउन और नाउन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए, इनको कनेक्ट करने वाला लिंकिंग वर्ब। अब वही कोई पूछ दे बच्चे कि जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद आया वाला शब्द है जो नाउन, ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट होता है? आप क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला शब्द हमेशा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। नाउन का काम होता है किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना या कॉम्प्लीमेंट बनना, यही काम करता है नाउन ना। तो नाउन क्या करता है? किसी नाउन का स्थान लेता है, ठीक ना। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। वर्ब क्या करता है? किसी कर्ता का एक्शन, पोजीशन या पोसेशन बताता है, ठीक ना। तो वर्ब जब पढ़ाएंगे बताएंगे आप लोग बढ़िया से। यह क्या बच्चे? नोट कर लीजिए बच्चे, जल्दी नोट करिए।